Hello everyone, very good evening, all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Yes, good evening to all. तो आज आपका कौन मैथ्स का क्लास होने वाला था, शायद मैथ्स सॉल्व होगा तो कैंसिल हो गया है और इसकी जगह फिजिक्स का क्लास हो गया है। तो आई थिंक दोनों क्लास को इन्फॉर्म तो हो ही गया था, बच्चे आ ही गए शायद मेडिकल इंजीनियरिंग। सर जो लिंक आया था फिजिक्स का आया था सर। किस पे आया था लिंक? सर दोनों क्लास फिजिक्स की थी, लिंक तो फिजिक्स की थी सर। अच्छा, ओके, अच्छा, हाँ ठीक है। मैं टाइम टेबल देख रहा था, पर मैथ्स था शायद आज, तो हो सकता है आपको बताया नहीं गया हो। जो मैथ्स वाले सर जो फिर बीमार हो गए थे, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो फिर उन्होंने कैंसिल किया। कल लेंगे मेरे ख्याल से वो, आज फिजिक्स से आपका, कल मैथ्स होगा मोस्ट प्रॉब्ली। बाकी लिंक आकर देख लेना। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो है वाईडीएससी पूरा कर लिया था, और अब हम जो मूव कर रहे हैं वो वेव ऑप्टिक्स के दो टॉपिक हैं हमारे पास। वन इज डिफ्रैक्शन, वन इज पोलराइजेशन। तो ये दोनों हमें पढ़ने हैं, तो आज हम इनको करेंगे। ठीक है, वाईडीएससी सबको क्लियर है, उसमें कोई डाउट तो नहीं था किसी को? नो सर। ओके, तो आज हम पोलराइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, वाईडीएससी में जो लोग कर रहे होंगे, अगर कुछ और क्वेश्चन करेंगे करेंगे तो क्या कर, एडवांस वाले अगर देखेंगे समथिंग। कई बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि कोई मिरर है और एक सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है एस, और ये मिरर है और यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है। तो यहाँ पे आप लोग वो ले रहे हो उसका कोहेरेंट सोर्स बन जाएगा। तो यहाँ पे एक और सोर्स आपका नीचे बन जाएगा इक्वल डिस्टेंस में। तो अगर ये मान लो हाइट h है तो ये h डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं d इक्वल टू 2h। जो स्मॉल d होता है उसको 2h लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो सोर्स होता है और उसकी इमेज इक्वल डिस्टेंस पे होती है। तो ये s2 मान सकते हो, जैसे कि s2 ये बन जाएगा। तो इसको लेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लगाते थे। ठीक है, तो आपकी जो रे आएगी वो यहाँ से आएगी, और एक जो है अपीयर टू कम फ्रॉम दिस सोर्स होगी। तो दोनों सोर्स आपको सोर्स की तरह बिहेव करेंगे। बस यहाँ पे फर्क क्या पड़ता है इसको इन क्वेश्चंस में जो करेंगे जो लोग ये क्वेश्चन, अगर कि ये जो मिरर होता है ना, मिरर से जब लाइट टकराती है तो पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट होने का मतलब कि मान लो किसी पॉइंट पे अगर ये दोनों वेव ये आ रही है दोनों, और इनका पाथ डिफरेंस जो है लैम्डा निकल के आ रहा है, तो यहाँ पे वैसे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनना चाहिए, ब्राइट फ्रिंज बनना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे होगा क्या इस केस में, कौन सा फ्रिंज बनेगा यहाँ पे? डार्क बनेगा, डार्क बनेगा, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है, वो इस मिरर के कारण आ जाएगा इस वाले यस सर। इस वाली रे में। तो एक्स्ट्रा के कारण यहाँ पे जो फेज जो आपका पार्ट डिफरेंस था वो लैम्डा था, मतलब 2 पाई था फेज डिफरेंस, तो 2 पाई की जगह पे 3 पाई हो जाएगा, क्योंकि पाई एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो यहाँ पार्ट डिफरेंस 3 पाई हो गया, 3 पाई जो है आपका डिस्ट्रक्टिव वाला केस होता है, डिस्ट्रक्टिव आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हम एडवांस वाली क्लास में देखेंगे जो एडवांस कर रहे हैं। और इसलिए बोल रहा हूँ, बुक्स में जब पढ़ोगे तो कई सारे क्वेश्चन दिख जाने पे, तो कई सारे क्वेश्चन जब इधर उधर के दिखते हैं तो फिर लगता है कि कैसे करना है। सर नीट में नहीं पूछा जाता इस टाइप का? नहीं, नीट में नहीं जाते सब पे, नीट में इतना ही जाते हैं बस। पेंसिल इस पे नहीं जाते। सॉरी, ये जो लाइलोड वाला है, एक्चुअली पहले क्या था, पहले भी जो है आई डोंट थिंक नीट में पूछा गया, लेकिन बाकी जो स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें पूछ रहे थे कई बार ऐसे क्वेश्चंस, तो अभी नहीं है। ठीक है, तो हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं तो बहुत सारी चीजें भी तो एडवांस में पढ़ेंगे तो बहुत चीजें भी तो आगे, तो आपके लिए नहीं है। तो हम लोग जब स्टार्ट करने वाले हैं वो है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन, जो पोलराइज लाइट होती है और जो नॉन पोलराइज अनपोलराइज लाइट होती है, आप लोगों ने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत देखा होगा, है ना। पोलराइज और अनपोलराइज समझा होगा, जो आप कहते हो ना कि लाइट आपकी, पढ़ा है केमिस्ट्री में कुछ पोलराइज अनपोलराइज? तो बहुत बेसिक पड़ा हुआ है, निकोल प्रिज्म से पोलराइज हो जाती है। अच्छा, ठीक है। तो लाइट वहाँ पे जो होती है, देखो आपने हमने जब ईएम वेव पढ़ी थी, हमने ईएम वेव में पढ़ा था कि लाइट में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं और वो अपने प्रोपोगेशन डायरेक्शन से परपेंडिकुलर होते हैं। ये मैं पढ़ा था उस टाइम पे। ठीक है, अब जब ये आपकी लाइट है मान लो, तो लाइट में अब एक मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की केवल बात करूँ मैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। लेकिन जो अनपोलराइज लाइट होती है उसमें कई सारे कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसके हर तरह का हर जगह कंपोनेंट होता है ना, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। तो उसका कोई पर्टिकुलर एक फिक्स लाइन, मैंने एक जगह पे या एक एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, बल्कि कई सारे कंपोनेंट होते हैं।
तो दिस इज नोन एज अनपोलराइज्ड लाइट। और इस लाइट को जब आप किसी, हम पोलराइजर यूज करेंगे भी, देखेंगे पोलराइजर क्या होता है। तो पोलराइजर जो लाइट को पोलराइज करता है, अगर आप पोलराइजर से पास करेंगे तो ये इसे पोलराइज कर देगा, पर्टिकुलर वाइब्रेशन को मतलब छोड़ देगा और बाकी सबको हटा देगा। तो ये अब जो वाइब्रेशन है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो उसको हम बोलेंगे पोलराइज लाइट। ये हमारी अब जो लाइट है ये पोलराइज है। ये काम किसने किया? आपका पोलराइजर ने किया, ठीक है। तो ये हमारी पोलराइज होगी लाइट, ठीक है। तो अब जो है इसमें कुछ टर्म्स हैं कि आपका जो पोलराइजेशन होता है, हम जो यूजुअली इसमें दिखाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, हम दोनों फील्ड दिखाते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को पोलराइज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड भी आपका हो जाएगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोलराइज। तो अगर मान लो कोई अनपोलराइज लाइट पास हो रही है किसी पोलराइजर से, जो अनपोलराइज लाइट होती है उसकी वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में है और आपने पर्टिकुलर डायरेक्शन में खत्म किया। तो ये बताओ कि जो पोलराइजेशन हुआ है, दो तरह की वेव होती हैं आपकी, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। किसमें पॉसिबल है पोलराइजेशन? ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव में पॉसिबल है। लॉन्गिट्यूडिनल जैसे साउंड वेव है और ये लाइट है मान लो ट्रांसवर्स, तो लाइट में पॉसिबल है, साउंड में पॉसिबल नहीं है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो है ट्रांसवर्स वेव में हो सकता है, लॉन्गिट्यूडिनल में नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि एक एग्जांपल बन सकते हैं हम लोग, मान लो कि आपका जो है कोई स्लिट है, समथिंग है, और आपके पास कोई रोप है और रोप को आप ऐसे जर्क दे रहे हो मान लो, तो ये वाइब्रेशन पास हो जाएंगे इससे, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे जर्क दोगे, इससे परपेंडिकुलर जर्क दोगे तो पास होंगे इससे, इस ओपनिंग से तो पास नहीं होगा। ये वाला जर्क पास हो जाएगा। मान लो ओपनिंग आपकी ऐसी है तो इधर वाले जर्क पास हो जाएंगे आपके। लेकिन अगर इसके परपेंडिकुलर आप कोई जर्क दोगे इसको, रोप को, तो वो इधर को, इस साइड को पास नहीं होंगे। आपने मान लो जर्क दिया इसको, तो वो जहाँ से पास होगा तो फिर रोप में पास पूरा हो नहीं पाएगा। तो ये जो है पोलराइज कर सकता है इस तरह की लाइट को, जब ट्रांसवर्स हो आपके। अगर लॉन्गिट्यूडनल है, मान लो कोई वाइब्रेशन आपका स्प्रिंग ले लें एग्जांपल के लिए, स्प्रिंग में आप ऐसे वाइब्रेशन देते हो, तो इस वाले को आप कैसे पोलराइज करोगे? इसको तो कर ही सकते हैं पोलराइज, मान लो ऐसे पास हो रहा है, इसके वाइब्रेशन खत्म कर सकते हो आप? इसके वाइब्रेशन खत्म नहीं हो सकते हमारे। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को हम लोग पोलराइज नहीं कर सकते, हम लोग केवल ट्रांसवर्स वेव को पोलराइज कर सकते हैं। तो जो लाइट है वो ट्रांसवर्स वेव है। तो जब पोलराइजेशन के जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उससे ये प्रूव होता है कि लाइट किस टाइप की वेव है, लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है। उससे ये प्रूव होता है कि लाइट जो है एक ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। तो जब हम लाइट को पास करते हैं मान लो किसी पोलराइजर से, तो उसका एक एक्सिस होता है जो कि लाइट की वाइब्रेशन को पास होने देता है। मान लो एक आपका पोलराइजर है, क्रिस्टल है कोई, तो उसका एक एक्सिस होता है जो कि लाइट के वाइब्रेशन को पास होने देता है। मान लो क्रिस्टल है और इसका एक प्लेन है, तो अगर कोई भी लाइट आपकी इस प्लेन में आ रही है तो पास हो जाएगी, और मतलब उसके वाइब्रेशन अगर इसके पैरेलल हैं तो वो वाइब्रेशन पास हो जाएंगे, अगर ऐसे वाले वाइब्रेशन है। अगर उस लाइट में जो है वाइब्रेशन इसके परपेंडिकुलर है, जैसे हम डॉट से दिखाते हैं, मान लो अगर इस उसमें वाइब्रेशन है तो वो खत्म हो जाएंगे। जब लाइट ऐसे पास करेगी अगली साइड, इस साइड को, तो आपके वाइब्रेशन ये वाले होंगे, तो डॉट वाले वाइब्रेशन खत्म हो गए, ठीक है। तो डॉट वाले वाइब्रेशन खत्म हो गए, आपके ये वाले वाइब्रेशन बचे। तो इसको हम बोलेंगे, ये जो हमारा प्लेन है, इस प्लेन को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और जहां पे हमने इसकी वाइब्रेशन खत्म कर दी है, जहां हमने इस लाइट को वाइब्रेशन हटा दी है, जो उसके परपेंडिकुलर होगा प्लेन, उसको बोलेंगे प्लेन ऑफ, अगर इसके परपेंडिकुलर प्लेन की बात करें, जो परपेंडिकुलर इसका प्लेन होगा उसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ
पोलराइजेशन बोलेंगे, है ना। जस्ट दोनों को अलग अलग बनाते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर प्लेन को हम लें तो उसको बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और ये जो भी हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट हो जाएगा, उसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन अलग हो जाएगा और ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो ये काम किसने किया? ये काम किया पोलराइजर ने। ठीक है, काम पोलराइजर ने किया। अब जो हम पोलराइजर है वो होता क्या है, पोलराइजर में क्या डेफिनेशन होती है उसकी, पोलराइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है? पोलराइजेशन की डेफिनेशन ये होती है कि हम जो है, तो तुमने समझ लिया ये होता क्या है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो हम बोलेंगे द फिनोमिनन ऑफ restricting the vibration of light. We are talking about electric vector. In a particular direction. Perpendicular to the direction of wave motion is called polarization of light। ठीक है, तो उनको बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, और जो ये काम करता है उसको बोलते हैं पोलराइजर। तो यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस सर। पोलराइजर से करता कैसे करता है? पोलराइजर की प्रॉपर्टी होती है कि वो अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग बिहेव करता है। मतलब जो आपकी लाइट आ रही है पर्टिकुलर एक्सिस के लिए वो अलग अलग बिहेव करता है, मतलब एक्स के लिए अलग करता है, वाई के लिए अलग करता है। तो उनकी स्पीड अलग अलग कर देता है, या उनके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग शो करता है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग शो करेगा उसमें। अभी देखेंगे एक केस हमारे पास भी है, वैसे हर क्लास में पढ़ोगे कैसे कैसे होता है। तो अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स शो करता है, कई बार उसको एक पार्ट उसका जो है कंपोनेंट आपका वो जाता है TIR कर लेता है, एक पार्ट सामने निकल जाता है, ऐसा हो जाता है कई बार। अब देखेंगे आगे। अब आप पता कैसे लगाओगे लाइट को कि पोलराइज है या अनपोलराइज है? तो जो हमारी नेक डाई है तो पता लगा नहीं सकती है ना। अगर हम डिफरेंशिएट करें बिटवीन पोलराइज एंड अनपोलराइज लाइट को, तो कैसे पता लगाओगे? मतलब उसमें आप पूछ रहे हो ना, कोरोना क्रिस्टल के प्लेन जो होते हैं ना अलग अलग बिहेव करते हैं, उनके डिपेंड करता है क्रिस्टलोग्राफी किस टाइप की है, तो उस पर अलग अलग बिहेव करता है अलग अलग कंपोनेंट के लिए, तो वहां से वो करता है। तो डिफरेंस बिटवीन पोलराइजर एंड अनपोलराइज लाइट जो होता है वो नेक डाई नहीं कर सकती, तो डिफरेंशिएट नहीं कर सकती कौन सी लाइट पोलराइज है कौन सी अनपोलराइज है। लेकिन इसके लिए हम यूज करते हैं एनालाइजर। एनालाइजर ही बेसिकली पोलराइजर ही होता है। हाँ, एक एनालाइजर जो होता है पोलराइजर ही होता है। बस फर्क ये होता है कि जैसे लाइट आ रही है मान लो, तो पहले आप लगाओगे पोलराइजर, मान लो लाइट आ रही है तो हमने पहले लगाया पोलराइजर,
तो पोलराइजर ने पर्टिकुलर उसको एक एक्सिस से पास कर दिया, उसकी वाइब्रेशन ये हो गया। अब आपने लगाया इसके बाद में कोई एक्सिस था, ये इससे उसने पास कर दी लाइट को, है ना। अब आपने लगाया आगे एनालाइजर, ये भी सेम है। अब एनालाइजर से कैसे पता लगेगा कि पोलराइज लाइट है या अनपोलराइज लाइट है? तो जब भी इसका एक्सिस यहाँ पे होगा तो सारे वाइब्रेशन पास हो जाएंगे, आपके जो भी वाइब्रेशन है यहाँ पे ये पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको घुमाओगे क्रिस्टल को तो फिर क्या होगा, इसका थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगा मान लो, तो ये बिल्कुल लाइट को पास नहीं होने देगा इस केस में। इसके मतलब पूरी लाइट पास हो जाएगी, इंटेंसिटी विल बी फुल इंटेंसिटी विल पास थ्रू। इस केस में लेकिन जो लाइट पास नहीं होगी, आपकी इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। जब आप इसको घुमाते हो एनालाइजर को तो लाइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होती है, ठीक है। फिर और घुमाओगे तो फिर बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आप और घुमाओगे इसे तो फिर ये उल्टा हो जाएगा ऐसे, फिर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जब इसको घुमाते हो अपने इसके अबाउट, एक्सिस के अबाउट रोटेट कराते हो, तो डिफरेंट एंगल के साथ साथ जो है लाइट की इंटेंसिटी चेंज होती है, ठीक है। तो ये कब पॉसिबल है? अगर लाइट आपकी पोलराइज हो, मान लो ये अनपोलराइज लाइट हो, तब होगा क्या ये? मैं ऐसे लगा दूं क्रिस्टल, उसको घुमाऊं तो क्या इंटेंसिटी फर्क दिखेगा मुझे? सर नहीं दिखेगा। इस केस में इंटेंसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंगल ऑफ एनालाइजर, ठीक है। कब? अगर लाइट आपकी पोलराइज लाइट है। लेकिन अगर अनपोलराइज लाइट है तो फिर ये सेम होगा, उसमें फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो आप एनालाइजर का यूज करके यू कैन फाइंड आउट कि ये लाइट पोलराइज है कि नहीं है, ठीक है। तो ये क्लियर होगा सबको? सर हम एक पोलराइजर और एनालाइजर को साथ साथ लगा लें और एक को घुमा दें 90 डिग्री से, तो फिर तो लाइट पास ही नहीं होगी। हाँ, जीरो हो जाएगी इंटेंसिटी, लिखा है ना। अगर आप घुमा दोगे 90 डिग्री से, जीरो हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, एक और केस बनता है कि मान लो दोनों को घुमाए साथ साथ में, तब क्या होगा? तो फर्क पता चलेगा? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों को घुमाए साथ साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि जिस एक्सिस पे मान लो आपने इसे घुमाया 10 डिग्री घुमाया, तो ये वाली लाइट बचेगी, तो ये भी 10 डिग्री घूम चुका हो तो सारी लाइट को पास कर देगा अपने उससे। अब मान लो मैं 20 डिग्री घुमाया, 20 डिग्री मान लो ये वाली लाइट बची, तो ये भी 20 डिग्री घूम चुका है, तब भी लाइट पास कर देगा। तो इंटेंसिटी सेम होगी लाइट की, फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप दोनों को साथ साथ घुमाओगे तो, है ना। लेकिन अगर आपने एक को रोका हुआ है, दूसरे को घुमा रहे हो, तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्लियर सबको? यस सर। ओके, तो यहाँ पे लिख चुके हैं पोलराइजेशन जो होता है ट्रांसवर्स वेव के लिए होता है, ये तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी। ओके, अब जो है जैसे इन्होंने पूछा कि ये सब्सटेंस क्या होते हैं जो करते हैं, तो कई सारे सब्सटेंस हैं जो इसको करते हैं, आपका जो पोलराइजर की तरह काम करते हैं या एनालाइजर की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें जो बिहेव करती हैं, उनमें से एक जो है हमारा वो है निकोल प्रिज्म। तो इसमें कंसेप्ट निकोल प्रिज्म में क्या होता है, हमारे ज़्यादा बने में डेप्थ में नहीं जाना, बस ये होता है उसमें कि आप जो है आपका ऐसा प्रिज्म टाइप का होता है, और ये जो एंगल आपके होते हैं यहाँ पे 68 के अराउंड होते हैं, इसको आप दो पार्ट में काट देते हो यहाँ से, और उसके बीच में एक पेस्ट भर देते हो, ठीक है। ये पेस्ट होता है, दिस इज नोन एज ब्लू टाइप का, इसको होता है कनाडा ब्लॉसम, ठीक है। अब क्या होता है जब लाइट यहाँ पे आती है, अनपोलराइज लाइट, आके वो टकराएगी यहाँ पे, फिर बेंड करेगी, फिर यहाँ टकराएगी। तो जब वो यहाँ टकराती है इसमें, तो कनाडा ब्लॉसम जो होता है ना कि ट्रांसपेरेंट टाइप का मटेरियल होता है, तो ये लाइट को पास कर सकता है, लेकिन इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ऐसा रखा जाता है कि जो अलग अलग लाइट के लिए अलग अलग बिहेव करे।
मतलब जैसे लाइट आपकी इसके परपेंडिकुलर जो वाइब्रेशन हो रहे हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये वाले वाइब्रेशन जो मैं गोल से दिखा रहा हूँ, ये वाले, इनके लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो ऐसा होता है कि ये TIR कर जाते हैं। तो जो ये वाली लाइट होती है जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है वो TIR कर जाती है, उसके लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है उसके लिए, और जो बाकी लाइट होती है वो उससे पार कर जाती है। ठीक है, तो ये जो लाइट पार करती है इसको हम बोलते हैं एक्चुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे बोलते हैं, और इसको ऑर्डिनरी रे बोलते हैं। ई रे मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होता है और ये ऑर्डिनरी रे है। ठीक है, जिसको आपके जो वाइब्रेशन सेम प्लेन में होते हैं इसको ओ रे बोलते हैं। तो इन दोनों के लिए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। ठीक है, तो ओ रे का जैसे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है तो यहाँ पे वैल्यू दी हुई थी हमें कितनी थी, 1.658। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो इसका है 1.658 इसके लिए होता है, इसके लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है 1.486 होता है। अब कनाडा ब्लॉसम का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपना होता है वो 1.55 होता है। तो ये जो है जब रे यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है ये प्रिज्म का है, निकोल प्रिज्म का, इस रे के लिए। तो ये रे जो जा रही है डेंसर से रेयरर में जा रही थी, तो इसलिए ये TIR कर सकती है। लेकिन ये वाली जो रे है ये इसके लिए रेयरर है, ये मीडियम निकोल प्रिज्म। जब कनाडा ब्लॉसम में जाएगी तो कर सकती है TIR, ये ई रे नहीं कर सकती है ना, क्योंकि ये रेयर से डेंसर जा रही है, कर ही नहीं सकती है, तो इसलिए ये रे सीधी निकल जाती है, ये TIR नहीं कर पाती। लेकिन ये वाली रे TIR कर जाती है जो ऑर्डिनरी रे होती है। तो ऐसे करके आप दोनों तरह की रे को अलग अलग कर सकते हो। तो आपकी दोनों रे पोलराइज है, ये भी पोलराइज है, ये भी पोलराइज है, बस दोनों का जो एंगल है ऑफ वाइब्रेशन वो डिफरेंट है, अदरवाइज दोनों रे हमारी पोलराइज हो चुकी है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. तो ऐसे करके हम कुछ ना कोई प्रिंसिपल यूज करते हैं जहाँ पे कि हम लोग जो है वो कर पाए, पता लगा पाए। ठीक है, अब जो लाइट की इंटेंसिटी आपने देखा कि अलग अलग पोजीशन पे वेरी करती है ना। आपकी जो पोजीशन होती है विद रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, आपका जो एक्सिस है उसकी पोजीशन पर डिपेंड करता है किधर को है इसकी। मान लो ये सीधा ऐसा ही है तो पूरी की पूरी इंटेंसिटी पास कर जाएगी। यहाँ पे मान लो इसकी इंटेंसिटी आई है तो इसकी भी आई हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर मान लो कुछ एंगल पे है, ये घुमा हुआ है ये ऐसा, तो इंटेंसिटी में भी लेस। तो अगर मान लो उसका एंगल कुछ थीटा है यहाँ से अपने एक्सिस से, जिस एक्सिस पे आपके वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आएगी जो लाइट की, मान लो इसकी इंटेंसिटी आई है तो इसकी इंटेंसिटी जो होगी वो प्रोपोर्शन होती है इस एंगल के कॉस के। जो इंटेंसिटी होगी कॉस स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करेगी। अगर थीटा 0 हुआ तो आई आपका आई आ जाएगा, अगर थीटा 90 हुआ तो आई कितना हो जाएगा, 0। इस पोजीशन पे 0 हो जाएगा, थीटा 90 है। तो आई जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा पे डिपेंड करता है, ये प्रूव किया जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं लॉ मेलस। लॉ ऑफ मेलस है, तो ये बोलता है व्हेन अ बीम ऑफ completely plane polarized light is incident on the analyzer the resultant intensity of light I transmitted
from analyzer varies directly as square of cosine of the angle between plane of transmission, से plane of transmission ही बोल सकते हैं, plane of transmission of analyzer and polarizer. इन दोनों का जो प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसके कितना एंगल है उसके स्क्वायर पे, कॉस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो I इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज लॉ ऑफ मेलस। तो ये पूछ सकता है, सीबीएसई में इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। उसको बोलते हैं लॉ ऑफ मेलस। अब अच्छा, ये पोजीशन है हमारी, इसको ना जो जैसे पोजीशन की 90 डिग्री जो पोजीशन होती है, तो कई बार ये भी लिख देते हैं आप, पोजीशन 90 डिग्री आई तो इंटेंसिटी 0 हुई, उसको बोलते हैं क्रॉस पोजीशन। क्रॉस्ड है आपस में, क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर है आपस में, तो क्रॉस पोजीशन भी बोलते हैं। 90 डिग्री परपेंडिकुलर मतलब एनालाइजर और पोलराइजर परपेंडिकुलर है। कई बार ऐसा लिख देगा क्रॉस पोजीशन पे रखेंगे तो 0 ले लेंगे फिर हम इंटेंसिटी, ठीक है। अब अगर मान लो ये अनपोलराइज लाइट पास करती है तो इंटेंसिटी कितनी होगी, है ना। यहाँ पे लिखा है कि पोलराइज लाइट जब पास करती है तो इतनी आती है, तो इससे हम अब अनपोलराइज का भी निकाल सकते हैं इंटेंसिटी कितनी आएगी। तो अनपोलराइज लाइट आपकी जब होगी, अनपोलराइज लाइट हमारी सब डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा, ठीक है। तो इसकी कितना इंटेंसिटी पास करेगी, तो हम इसका क्या कर सकते हैं, मान लो ये लाइट है, इसको अलग अलग कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। एक कंपोनेंट इसका ये है, एक कंपोनेंट मान लो ये है, तीसरा कंपोनेंट ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। तो हम सबका जो है अलग अलग इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। इसको हम एक अनपोलराइज लाइट मान सकते हैं, इसको भी हम अनपोलराइज मान सकते हैं, सॉरी पोलराइज मान सकते हैं, इसको भी पोलराइज मान सकते हैं। तो अगर ये पास करते हैं यहाँ से, तो इनकी इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं हम, बाय यूजिंग लॉ ऑफ मेलस। अगर ये पास करते हैं यहाँ से तो लॉ ऑफ मेलस से निकालते हैं इनकी इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए। तो अगर हम सबका ऐड कर दें अलग अलग लॉ ऑफ मेलस से निकाल के, तो इसका आ जाएगा पूरा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसकी इंटेंसिटी जो आनी चाहिए सबकी अलग अलग, वो आनी चाहिए आपकी, देखो अलग अलग क्या जाएगा, आप थीटा लोगे सबका अलग अलग थीटा बनेगा, अलग अलग आपके अगर वाइब्रेशन है तो फिर थीटा देखना पड़ेगा आपको कि एक्स से थीटा कितना बन रहा है, इसका कितना थीटा बन रहा है इससे, अगर आपका ये एक्सिस है तो सारे के थीटा चेक करने पड़ेंगे आपको कि अलग अलग लाइट के कितने कितने थीटा है। उसके थीटा के कॉस स्क्वायर पर डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी कितनी होगी। तो यानी हमें कुल मिला के कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज निकालना है हर उसके लिए, लाइट के लिए। पहले ऐड करेंगे सबको फिर एवरेज निकाल लेंगे। यानी अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज निकाल लें तो हमारी इंटेंसिटी आ जाएगी, यस, ठीक है। अब इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग ये करते हैं, cos स्क्वायर थीटा को इंटीग्रेट कर लेते हैं फ्रॉम 0 to 2 पाई, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 to 2 पाई वेरी करेगी मान लो, या पाई भी कर सकते हो क्योंकि सिमेट्रिक फंक्शन है, और 2 पाई से डिवाइड कर दो तो ये एवरेज वैल्यू आ गई cos स्क्वायर थीटा की, ठीक है। तो अगर जो ये वैल्यू आएगी वो हमारी एवरेज वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी होगी, उसे I0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एवरेज इंटेंसिटी आ जाएगी। तो cos स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1 + cos 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का थीटा आ जाएगा प्लस cos 2 थीटा का sin 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। sin 2 थीटा बाई 2 कर लेते हैं इसको, और 2 को बाहर ले जाते हैं तो 1/4 पाई हो गया थीटा प्लस sin थीटा बाई 2, 0 से 2 पाई, ठीक है। अब 0 से 2 पाई निकालोगे आपका, तो इसका तो वैल्यू 0 आ जाएगा sin 2 थीटा का, इसका वैल्यू कितना आएगा 2 पाई आएगा। थीटा का अगर वैल्यू पुट करोगे तो 2 पाई आएगा, 2 पाई माइनस 0, और ये तो 0 हो जाएगा साइन वाला फंक्शन का पूरा, ठीक है। साइन 4 पाई आएगा, साइन 4 पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो 0 + 0 तो ये तो आएगा ही नहीं। खैर ये आपका इतना आया 4 पाई, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 पाई बाई 4 पाई हुआ तो 1/2 आया, तो एवरेज वैल्यू आपका 1/2 आया एवरेज, ठीक है। यानी हमारी जो इंटेंसिटी होगी वी कैन से कि आई जो होगा दैट विल बी I0 × हाफ या I0/2। तो जब अनपोलराइज लाइट पास करेगी यहाँ से
पोलराइजर से, तो इस केस में जो इंटेंसिटी होगी लाइट की आई, मान लो ये आई नॉट है, तो आई जो होगा कितना होगा, आई नॉट बाय 2 होगा अगर अनपोलराइज लाइट है। अगर पोलराइज है तो फिर आई नॉट इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे। ये क्लियर हुआ बात? यस सर। ओके, तो अगर सबको क्लियर है तो फिर इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। इस पे काफी क्वेश्चन आते हैं लॉ ऑफ मेरर्स में, कुछ क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन भी हैं, वो कर लेते हैं। किसी को डाउट है यहाँ पे तो बताओ। क्लियर है सबको? आप लोगों का वो है या वो क्या बोलते हैं पोलरिमीटर वगैरह केमिस्ट्री में क्वेश्चन सब हैं? हमारे टाइम पे हुआ था तो पता नहीं है या नहीं। पोलरिमीटर की कंसंट्रेशन इतनी रखी सॉल्यूशन की तो इतना डिग्री रोटेट किया उसने लाइट को, कंसंट्रेशन इतनी कर दी तो कितना डिग्री रोटेट करेगा, ऐसा कुछ है? नहीं है? नो सर। A Polaroid is सर एनालाइजर भी तो पोलराइजर ही है, हाँ सेम ही होता है, नाम अलग है। बस वो आप आँख के पास रखते हो उसे एनालाइजर बोलते हैं, उससे आप देखते हो चेक करके कि लाइट वो हो रही है नहीं हो रही, इंटेंसिटी चेंज हो रही है नहीं हो रही, उसको घुमा के देखते हो। एनालाइजर पोलराइजर को घुमाते नहीं, उसे रखे रखते हो बस। वो लाइट के पास होता है या आँख के पास होता है, ऐसे फर्क है, बाकी सेम है दोनों। Polaroid is placed 55-40 degree to the incoming light. Of intensity I naught. तो सिंपल बोला इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग, थ्रू Polaroid इज कितनी होगी? आई नॉट I naught by 2. Yes. ठीक है, तो सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। डन सर। डन, सिंपल था। अगला क्वेश्चन है a beam of natural light falls on a system of 5 Polaroids which are arranged in succession such that the pass axis लिखा है, तो the pass axis of each Polaroid is turned through 60 degree with respect to preceding one.
तो आपको पता है इंटेंसिटी ऑफ फाइनल जो लाइट निकलेगी उसकी कितनी होगी? कमिंग आउट कितने टाइम्स होगी? I/16. नहीं, I/64. नो, 64 में दिया तो I/256. पाई बाय कितना? 2? I/256. नहीं, काफी पास आ गए लेकिन अभी आंसर नहीं है। नेचुरल लाइट है ये। नेचुरल लाइट मींस अनपोलराइज्ड लाइट है। जब पहले पोलराइज से पास करेगी तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? Yes, हाफ हो जाएगी। हाफ। फिर उसके बाद बाय फोर चलेगी फिर, है ना? यहाँ पे आई है तो यहाँ पे I/2 हो जाएगी। फिर अगली बार जब पास करेगी तो I/2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब वो लगेगा फॉर्मूला लॉ ऑफ माइनस, Yes. है ना? तो ये I/2 × 1/4 हो जाएगा। अगली बार पास करेगा तो I/2 × 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। अगले से कितनी बार पास हो गया? 1 3 हो गए। चौथे से करेगी तो ये हो जाएगा I/4 का 1/4 का क्यूब। पांचवे से पास करेगी तो I/2 × 1/4 का 4। ये होगा फाइनल इंटेंसिटी। पहले से पास करेगी तो I/2, दूसरे से पास करेगी तो ये, तीसरे से पास करेगी तो ये, चौथे से पास करेगी तो ये। I/5/2. So मैंने स्टार्टिंग में वो फैक्ट नहीं दिया कि हाफ हो जाएगी। ये भूल जाते हैं ज़्यादातर लोग, या तो ये भूल जाते हैं या तो मैंने इसको आई नोट ले लेते हैं या कुछ और ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये आंसर आएगा फाइनली I/512। अभी आया सबका आंसर? क्लियर हुआ सबको? नहीं हुआ? Yes, sir. ओके, अगला क्वेश्चन है two Polaroids are placed in the path of unpolarized beam of intensity I0 such that no light is emitted from second Polaroid. If a third Polaroid whose polarization axis makes angle theta
with the polarization axis of first polaroid is placed in between these polarides then intensity of light emerging out I naught by 8 sin 2 theta. emerging out from last polaroid is ऑप्शन लिख देता हूँ क्या है कॉन्सेप्ट I naught by 8 sin 2 theta. ऐसे ऑप्शन है ये ऑप्शन है ठीक है First option. फर्स्ट बाकी लोग देखो क्या रहा है जैसे फर्स्ट आ रहा है दोनों पोलराइड क्रॉस पोजीशन पे थे पहले कि कोई लाइट पास नहीं हुई थी अब बीच में आपने एक और रख दिया जो कि पहले से थीटा बना रहा है और बाकी लोग भी बताओ क्या आंसर आया सॉरी last slide. लास्ट स्लाइड क्या आंसर आया एक एक्सिस ये है एक का उससे थीटा पे है और एक का परपेंडिकुलर है यहाँ से लाइट आ रही है तो कितनी होगी आई होगी तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी आई बाई 2 फिर यहाँ पे कितनी हो जाएगी स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा अब इन दोनों में कितना एंगल होगा आपस में 90 माइनस थीटा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आई बाई 2 cos स्क्वायर थीटा तो था ही है इंटू cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा तो क्या आएगा आई बाई 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अब इसको आप वो कर लो 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा होता है
इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 cos थीटा sin थीटा का होल स्क्वायर। आई नॉट बाई 8, ये वाला 4 इधर आ जाएगा तो आई नॉट बाई 8 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया आई नॉट बाई 8 साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर हुआ सबका? यस सर। सर वो cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा कहाँ से आ गया? क्योंकि लिखा हुआ है ना उसमें क्या लिखा है, पहले दोनों परपेंडिकुलर थे, ठीक है, लाइट पास नहीं हो रही थी यानी परपेंडिकुलर होंगे, ये तो लिखा ही हुआ है उसमें। यस सर। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो आपने दूसरे को कहाँ पे लेके आए, पहले वाले से थीटा एंगल पे, पहले वाले थीटा एंगल पे लेके आओगे अगर, तो अगर इससे एंगल थीटा बना रहा होगा तो इससे कितना बना रहा होगा, ये वाला, इससे कितना एंगल होगा इसका 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा होगा ना इस वाले से एक्सिस से, यस सर। इसलिए हमने इन दोनों के बीच का एंगल 90 माइनस थीटा लिया है। जब लाइट यहाँ से यहाँ पास किए तो एंगल इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। यस सर। ओके चलो, तो ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन करें। ओके, a light has amplitude A and angle between analyzer and polarizer is 60 degree. Light is reflected by analyzer has amplitude. एक ही टर्म में कितना एम्पलीट्यूड होगा उसका, सारे लाइट पोलराइज्ड एंड पोलराइज्ड। इसमें लिखा नहीं है यहाँ पे, लाइट हैज एम्पलीट्यूड ए एंड एंगल बिटवीन पोलराइज्ड हो गया सर। ऑप्शन दे देता हूँ, उसे देख लो कौन सा मैच कर रहा है। अनपोलराइज होगी, एंगल की जरूरत नहीं होगी। फोर्थ ऑप्शन। A/2 करेक्ट है। बाकी लोग करो फटाफट, कौन सा है देखो। एम्पलीट्यूड ए है, इंटेंसिटी टर्म में निकालो या तो पहले, आपको पता है इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होती है, उस हिसाब से सोचो आई कितना हो जाएगा। एंगल इज 60 डिग्री, आई होगा तो I/2 होना चाहिए, फिर जब ये पोलराइजर से पास होगा और फिर एनालाइजर से पास होगा तो I/2 cos स्क्वायर 60, यानी कि I/8 पोलराइजर एनालाइजर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 करेंगे तो I/8 होना चाहिए फिर तो इसका अगर एम्पलीट्यूड ए होगा मेरा A/2√2 आ रहा है। अच्छा चेक कर लेते हैं।
एंगल ऑफ पोलराइज 60 डिग्री, तो लाइट कितना होगा 60 अगर है तो पहले I/2 होना चाहिए, नेचुरल लाइट अगर होगी तो I/2 से फिर पास करोगे, एंगल 60 डिग्री है तो cos स्क्वायर 60 करोगे तो I/8 आना चाहिए, तो I प्रोपोर्शनल टू ये होना चाहिए, और I/8 प्रोपोर्शनल टू a डैश का स्क्वायर होगा। इन दोनों को करेंगे तो a स्क्वायर बाय a डैश का स्क्वायर आना चाहिए वहाँ से। a डैश आपका a/√2 आ रहा है, a/2√2, तो ये तो ऑप्शन में है नहीं, So light is सर reflected लाइट को by पोलराइज माना है इसमें। यानी लाइट को पोलराइज मानना पड़ेगा फिर तो, है ना। तो लाइट जो है पोलराइज ही है, यानी तो अगर पोलराइज है तो फिर इंटेंसिटी इसको आई माननी पड़ेगी आपको कि पूरी लाइट पास हो गई होगी, तो इंटेंसिटी यहाँ पे आई होगी, और फिर जब दोबारा पास करेगी तो इंटेंसिटी हो जाएगी I/2 cos स्क्वायर 60, सॉरी I इंटू cos स्क्वायर 60, तो ये I/4 हो जाएगा। तो वो क्लियर हो रहा है बाकी लोगों को? Yes, sir. नहीं, बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ। एंगल 60 डिग्री था दूसरे वाले का आपका, इससे जब इससे पार करेगी तो I cos स्क्वायर 60 होना चाहिए, यानी कि I/4 होना चाहिए। अब यहाँ पे आप सेम कंसेप्ट लगाओगे एम्पलीट्यूड वाला, तो यानी एम्पलीट्यूड आपका a/2 हो गया होगा, तो यानी कि ये सही है, a/2 आएगा इससे। तो ये पोलराइज माना है इसने, यानी ये नहीं माना अनपोलराइज, नहीं तो ये आंसर आता है। एनालाइजर हैज एम्पलीट्यूड, लाइट हैज एम्पलीट्यूड, ए एनालाइजर हैज एम्पलीट्यूड। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ सबको ये? यस। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं लास्ट। इसके क्वेश्चन ऐसे ही हैं सारे, एंगल पे, इंटेंसिटी पे, इन सब पे समझने के। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, जेई मींस का है ये। जेई मींस वाले क्वेश्चन नीट वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ध्यान से देखिए। 2 beams A and B of plane polarized light with mutually perpendicular plane of polarization are seen through a polaroid. From the position when beam A has maximum intensity तो समझ बीम बी की 0 होगी एंड बीम बी हैज 0 इंटेंसिटी। उस पोजीशन पे, उस पोजीशन से, फ्रॉम दैट पोजीशन, रोटेशन ऑफ पोलराइड थ्रू 30 degree makes the two beams appear equally bright
if the initial intensity of two beams are IA and IB, then IA upon IB is equal to 1/3. 1/3. 3. Okay, चेक करते हैं क्या होता हमने पहले नहीं सर अभी क्या? अभी किया है। That's 1/3. पोलराइजेशन का क्वेश्चन कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 31। इसका आंसर है 1/3। करेक्ट। आंसर करें बाकी लोग सब। दो बीम हैं, दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग हो सकती है। आई ए और आई बी दी भी हुई है यहाँ पे, और आपने उसको 30 डिग्री रोटेट किया तो वहाँ पे इक्वली ब्राइट हैं दोनों। एंड ए हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो ये ए है मान लो और ये बी है। इनिशियली जो है यहाँ पे रखा हुआ है आपको पोलराइजर जो यहाँ पे था ये पहले। हैज मैक्सिमम इंटेंसिटी रोटेशन ऑफ पोलराइड थ्रू 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री घुमाया यहाँ से तो दोनों की बराबर हुई है, तो सोचो क्या होगा। जब इस पोजीशन पे आते हैं तो 30 डिग्री तो इंटेंसिटी बराबर होती है जब ये एंगल 30 होता है। आया और लोगों का आंसर आया?
बाकी लोगों का आया नहीं है अभी। कृष्णा ना कर लोगों का नो सर अभी नहीं। क्यों, उसमें क्या हुआ? जब यहाँ पे रखोगे इसका एक्सिस तो आई से कितनी इंटेंसिटी दिखेगी आपको? जो आई वाली होगी तो कितनी दिखेगी? कहाँ पे सर? 30 डिग्री पे 1 किलो केस है यार। जब पोलराइडर को आप जब 30 डिग्री घुमाया आपने तो इससे अब ए से एंगल 30 बन गया होगा इसका, यस सर। और बी से कितना बन गया होगा? बी से बी परपेंडिकुलर था ना, तो ये कितना होगा? 60 होगा, नहीं होगा? 60। ठीक है, तो अगर इसकी इंटेंसिटी आई ए थी तो बाहर जो इंटेंसिटी जाएगी वो कितनी जाएगी? लिखता हूं मैं आई ए कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। लिख सकता हूं ये। यस सर। बी की कितनी जाएगी? सर आई बी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। बस यही तो इक्वेट करना है दोनों। दोनों इंटेंसिटी बराबर है वो कह रहे हैं। From the position when beam A has maximum intensity and beam B has 0, यानी ये वाली क्वेश्चन थी इनिशियली और फाइनली ये हुई है। सर 1/3। 1/3 आएगा बिल्कुल। ठीक है, आया बाकी लोगों का सबका आ गया? बाकी लोग बोल नहीं रहे, आंसर नहीं है बाकी लोगों का भी? आ गया सर। समझ में आया? यस। ओके, तो क्वेश्चन में मैंने कुछ खास नहीं है उसमें, लेकिन आपको ध्यान देना है बोल क्या रहा है क्वेश्चन में। एक्सिस कहाँ पे है पहले, बाद में कहाँ पे है, तो अगर आप कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हो तो फिर इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ सबको क्वेश्चन? कैसे आप कहाँ फंसे हुए थे? एक देर की लगी थी सर 60 डिग्री पे। क्यों? वो 90 है तो 60 तो होगा। यस सर, वो सोचा नहीं था सर। चलो ठीक है, तो हमने देखा था कि पोलराइजेशन हमारा जो हुआ जब मैंने निकोल प्रिज्म लिया, कई बार कुछ नेचुरल फिनोमेना भी होते हैं जहाँ पे कि पोलराइजेशन खुद ही होता है नेचर में। तो दो केस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है हमारे, वो हम देख लेते हैं। एक है हमारा पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग और एक है बाय रिफ्लेक्शन। जब स्कैटरिंग होती है तब भी पोलराइजेशन होता है, तो स्कैटर लाइट जो होती है पोलराइज होती है। ठीक है, इसमें कंडीशन बस ये है कि जो मीडियम के जो पार्टिकल हैं वो साइज जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट के हो। तो ये साइज ऑफ वेवलेंथ के लगभग हो तो स्कैटरिंग में जो है आपका पोलराइजेशन हो जाता है। अभी होता क्या, मैंने कैसे कैसे इसके प्लेन बनते हैं। तो अगर मान लो आप लाइट कहीं से आ रही है और वो किसी पार्टिकल पे गिरी तो ये अनपोलराइज लाइट आ रही है मान लो। जब अनपोलराइज लाइट आएगी तो उसके वाइब्रेशन हर प्लेन में होंगे। तो टकराने के बाद क्या होता है कि ये म्यूचुअली दो डायरेक्शन जो उसकी अगर आप देखोगे लाइट की, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों पोलराइज होंगी। म्यूचुअली दो डायरेक्शन होंगी, क्या होंगी? पोलराइज होंगी। अब इनमें जो लाइट होंगी वो अलग अलग प्लेन में वाइब्रेशन कर रही होंगी। मतलब ये अगर ऐसे होगा तो ये ऐसे होगा। तो अगर ये कंडीशन आपकी होती है तो क्या होता है, लाइट इज, इस केस में स्कैटर लाइट इन द डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन वाली? परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू
the incident direction is polarized. Is polarized. ठीक है, तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है, यहाँ पोलराइज होती है और अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होते हैं। एक तो ये है, ये क्लियर हुआ सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ये पार्टिकल है, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड है, स्कैटर्ड है, सॉरी नॉट रिफ्लेक्टेड, स्कैटर्ड। तो हर डायरेक्शन में जाएगा स्कैटर होकर, लेकिन हम दो डायरेक्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पोलराइज लाइट आपको मिलेगी। दूसरा है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। बाय रिफ्लेक्शन, Okay. एक मिनट सर। डन सर। अब होता है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। जब लाइट जो है आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब रिफ्लेक्शन बेसिकली हो रहा होता है, उस टाइम पे रिफ्लेक्शन भी होता है। तो मान लो लाइट आ रही है और ये अनपोलराइज है, इसके वाइब्रेशन हर प्लेन में है। ठीक है, तो जो लाइट टकरा के जाती है, ये वाली, ये लाइट जो है पार्शियली पोलराइज होती है ना, मैंने ये पोलराइज होती है और ये वाली भी। अब क्या होता है, जब आप एंगल अलग अलग चेंज करते जाओगे, इनके डिफरेंट डिफरेंट एंगल चेंज करोगे, आई को चेंज करोगे, तो ये जो ये वाली लाइट है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये धीरे धीरे पोलराइज हो जाएगी। एक पर्टिकुलर एंगल पे आपको एक पूरी पोलराइज लाइट मिलेगी, और उसका जो पोलराइजेशन, जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा, क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इससे, इस प्लेन से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो ये वाली लाइट आपकी पूरी पोलराइज हो गई, ये प्लेन पोलराइज लाइट हो गई। और इसको बोलेंगे पार्शियली पोलराइज, क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट ये वाला कम हो गया होगा, जो डॉट वाला है थोड़ा सा, तो ये पार्शियली तो पोलराइज हो गई है, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है, पर्टिकुलर एंगल जिसपे कि ये पूरा पोलराइजेशन होता है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन, या फिर ब्रूस्टर एंगल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ब्रूस्टर लॉ आएगा एक, उसको ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं। द एंगल ऑफ इंसिडेंस, सर वो पार्शियली पोलराइज्ड क्यों लिखा है आपने? जब ये वाली, इसका देखो लाइट आ रही थी, इसका ये वाला जो कंपोनेंट है, ज्यादातर कंपोनेंट इधर को चला गया ना, इस तरफ को, तो इसमें ये वाला Yes. कंपोनेंट कम हो गया होगा, ये वाला, उसको हम पार्शियली पोलराइज बोल सकते हैं, है ना। मान लो लाइट आपकी ये आ रही है, इसके हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, और जो लाइट ट्रांसफर हुई उसकी वाइब्रेशन मेनली इस डायरेक्शन में है, थोड़ा बहुत इस डायरेक्शन में है, उसको पार्शियली पोलराइज बोल सकते हैं ना। यस सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द रिफ्लेक्टेड लाइट is
कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, ध्यान रखना है, रिफ्लेक्टेड लाइट हुई है, रिफ्लेक्टेड नहीं हुई है, इज कंप्लीटली, इसलिए से पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन नहीं बोलते। is called polarizing angle or Brewster angle। ठीक है, तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं ब्रूस्टर एंगल। तो पर्टिकुलर एक एंगल पे ऑब्जर्व होगा, ऐसा हमेशा हर एंगल पे नहीं होगा, ये एक पर्टिकुलर एंगल पे ये पूरी पोलराइज होगी, अदरवाइज ये भी पार्शियली रहेगी। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ? यस सर। ओके, यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व की गई है, जब ऐसी कंडीशन आती है कि लाइट पोलराइज हो जाती है और ब्रूस्टर एंगल वाली केस होता है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, दोनों लाइट जो है, ये वाली रिफ्लेक्टेड और ये रिफ्लेक्टेड आपस में परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये आपस में क्या होती है? परपेंडिकुलर। अगर ये आपस में परपेंडिकुलर है तो ऐसा कुछ चीज निकाल सकते हो, वो हम देखते हैं अभी। जब ये कंडीशन आएगी ऐसी वाली, तो उसमें लाइट आपस में परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, ये क्लियर है? आगे चलें। यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको ये एंगल पता है आईपी है, ये एंगल आपका आर होता है, ये परपेंडिकुलर चला गया, ये एंगल कितना होगा? आईपी होगा, नहीं होगा? ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा ना यहाँ पे, तो यस तो ये आईपी है तो ये भी आईपी होगा, और ये आर है, तो कैन आई राइट दैट कि आईपी प्लस आर जो 90 होंगे? यस यस ओके, अगर मैं ये लिख सकता हूँ तो मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं तो फिर क्या आएगा? साइन आई बाय साइन आर क्या होता है वहाँ पे? म्यू होता है। जैसे क्या आएगा? साइन आई बाय साइन आर को लिख सकता हूँ कॉस आर या कॉस आई, सॉरी, इक्वल टू म्यू लिख सकता हूँ। दिस इंप्लाइज दैट tan i इक्वल टू, ये आईपी की बात चल रही है, tan ip इक्वल टू म्यू, यानी रिलेशन है, यानी जो ब्रूस्टर एंगल है आप निकाल सकते हो आईपी, जो पर्टिकुलर एंगल आपको चाहिए, यहाँ पे आपको वो कराना है। तो tan ip इक्वल टू म्यू होता है, या ip इक्वल टू tan इनवर्स म्यू होता है। ठीक है, इसी को हम ब्रूस्टर लॉ बोलते हैं। तो ब्रूस्टर लॉ लिख देते हैं, क्या होता है ये समझ में आया सबको? डेरिवेशन यस सर। ओके, सिंपल था ये तो ब्रूस्टर लॉ यही बोलता है कि when unpolarized IP प्लस R 90 क्यों होता है? सॉरी IP प्लस R जो एंगल 90 क्यों होता है? यार पाया गया कि ऐसा होता है, अभी मेरे को पता क्यों ऐसा, मैंने उसका प्रूफ तो नहीं लिखा हमारे पास, लेकिन ये पाया गया कि ऐसा होता है इस केस में। When unpolarized light is incident at polarizing angle, IP on an interface separating air from medium of refractive index mu, then the reflected light is fully polarized, reflected light है ना, is fully polarized perpendicular to the plane of
इंसिडेंस फुली पोलराइज होती है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। हमारा ये जो पोलराइजेशन हुआ है अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर हुआ है। ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है आपको जिसमें लाइट गिर रही है, और जो लाइट पोलराइज हुई है इसके परपेंडिकुलर हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, यही पूछ सकता है कंपटीशन में। परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस प्रोवाइडेड म्यू इक्वल टू 10 IP, इसी को ब्रिस्टल लॉ बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? यस सर। ओके, अच्छा जो कंप्लीटली पोलराइज हुई है लाइट, क्या मैं इसके लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट लूंगा या अगर मैं मल्टीपल लाइट लूंगा तो हो जाएगी? अगर मान लो व्हाइट लाइट लूं और व्हाइट लाइट को डालूं तो क्या कंडीशन आ जाएगी ये वाली? अगर व्हाइट लाइट डालूंगा मैं ऐसे तो क्या वाली कंडीशन आ जाएगी? व्हाइट लाइट के लिए नहीं आएगी, है ना, क्योंकि व्हाइट लाइट के लिए अलग अलग आपके वो होंगे, लाइट होंगी, उनके लिए अलग अलग म्यू होगा, अलग कलर के लिए अलग म्यू होता है, आपको पता है। जब अलग अलग म्यू होगा तो उनका IP भी डिफरेंट होगा। तो ये लाइट हो सकता है कि एक पर्टिकुलर एंगल पे हरे ग्रीन कलर की लाइट जो है वो पोलराइज हो जाए लेकिन बाकी ना हो, एक पर्टिकुलर एंगल पे ब्लू वाली हो बाकी ना हो, एक बार में सारी लाइट पोलराइज नहीं होंगी। तो ये जो पोलराइजेशन हो सकता है कब पॉसिबल है? जब कैसी लाइट हो? मोनोक्रोमेटिक हो, है ना, मोनोक्रोमेटिक में हो सकता है चीज जो हमने करके दिखाया। अगर आपकी व्हाइट लाइट होगी तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो ये जो हम दिख रहे हैं सारा ये फॉर मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है, आई थिंक क्लियर हुआ जो मैं आपको बताया अभी। यस सर। ओके, एक बार और बताइए। मैं कह रहा था कि जो आपने भी IP निकाला है, ये IP जो है म्यू पे डिपेंड कर रहा है, और जो म्यू होता है वो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग म्यू होता है। मीडियम का ब्लू के लिए अलग, ग्रीन के लिए अलग, तो IP भी डिफरेंट आएंगे सबके। तो मान लो मैंने कोई एंगल पे लाइट डाली तो ऐसा हो सकता है कि एक कलर तो पोलराइज हो जाए पूरा, लेकिन बाकी तो होंगे नहीं पूरे पोलराइज उस एंगल पे, सबके अपने अपने एंगल होंगे। तो यानी आप एक बार में सातों कलर को पोलराइज नहीं कर सकते, एक बार में एक ही कलर होगा पोलराइज, तो आपको पोलराइज लाइट मिलेगी नहीं कभी किसी एंगल पे, है ना। वो केवल कब मिल सकती है? जब एक कलर हो तभी मिल सकती है। ठीक, चलो अब ब्रिस्टल लॉ के क्वेश्चन कर लेते हैं। ब्रिस्टल लॉ के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो ब्रिस्टल लॉ जो है यहाँ पे म्यू इक्वल टू 10 IP से रिलेटेड है, और क्रिटिकल एंगल का भी म्यू से रिलेशन है। तो ब्रिस्टल एंगल, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन सब पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, 2-3 वो कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहाँ होगा? पहला यही है कि द एंगल ऑफ पोलराइजेशन for any medium is 60 degree. What will be critical angle for this? Critical angle. इनवर्स 1/√. इनवर्स में आ रहा है, इनवर्स में क्या ऑप्शन है?
tan इनवर्स कितना? sin इनवर्स 1/√3। हाँ है ऑप्शन में, चेक करता हूँ रुको। चौथे का आंसर डी करेक्ट है, sin इनवर्स 1/√3। Angular projection for any medium is 60 degree. So 10 IP is mu, 1060 is mu, और sin C is 1/mu। यहाँ देखो डन। बाकी लोगों का म्यू आपका √3 है, यानी तो साइन सी 1/√3 हो गया, तो सी आपका साइन इनवर्स 1/3 हो गया। भूल गए सब लोग, पुराना लग रहा है। डन, अब तो क्लियर है। यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन है light is incident on a glass surface at polarizing angle of 57.5 degree. Then the angle between the incident and refracted ray is इसमें स्मॉल एंगल है बिग एंगल। देखो तभी ऑप्शन लिख रहा हूँ। इंसिडेंट रे एंड द ऑप्शन कौन सा? ई, ऑप्शन ई। 105 डिग्री। अच्छा ठीक है, बाकी लोग भी देखो क्या रहा है। At an angle 57 degree. आपको इन दोनों के बीच में बताना है। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द रिफ्रैक्टेड रे, यानी इन दोनों के बीच में एंगल बताना है। इंसिडेंट ये है और रिफ्रैक्टेड ये है, और वेक्टर के बीच में एंगल बताना है। तो ये वाला एंगल बताओगे मेरे ख्याल से। वो थोड़ा सा बेंड कर लेते हैं। सर आपने बेंड नहीं कर रखा था ना, तो मैंने सोचा कि 90 डिग्री होगा।
अच्छा, तभी तो बन गया है। एकदम माइंड से स्लिप हो गया था। हाँ तभी किया ना, अगर हो जाता है ऐसे डायग्राम बनाते हो आपको दिमाग में घुस जाता है। अब करो। देखो कौन सा एंगल आ रहा है। So second option. 115 तो ये आ रहा है। 115 भी हो सकता है लेकिन 115 नहीं होगा, ये होगा एक्चुअली, ये रिफ्लेक्टेड 155 हो सकता था। 55। हाँ दो आंसर पॉसिबल है, 155 और 205, क्योंकि आपकी जो रे वेक्टर है ना, ये वेक्टर में देखोगे तो एंगल ये देखना पड़ेगा आपको, ये वाला, तो ये वाला एंगल निकालने में आपको ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए बेसिकली, ये वाला, या तो ये वाला चाहिए होगा या 360 माइनस ये वाला, ये रे इधर को जा रही है और ये इधर को जा रही है, तो दोनों के एंगल तो ये होगा या फिर ये होगा, तो ये एंगल निकाले, देखो ये कितना आ रहा है ना, तो दो में से एक आंसर होगा, तो ये होगा या ये होगा। आई थिंक ये कितना आ रहा है, ये 55 आ रहा है और ये 205 आ रहा है, देखो निकाल के। सर मैंने इसे वेक्टर मान के नहीं किया था। कैसे किया? सर मैं तो ऐसे कर दिया था 2 into IP plus 90। 2 into IP plus 90। अच्छा, उससे मेरे दो आंसर आए थे, 205 और 155। 205 और 155, 2 into IP plus 90 किया आपने। ठीक है, आपने भी जो निकाला वही निकाला बेसिकली आपने, 2 IP plus 90 ऐसे निकाला, देखो लेकिन एग्जैक्टली तरीका है, ढंग से बनाओ डायग्राम, देखो 55 57 ऐसे है ना, ये 90 है, 57.5 है, तो ये 57.5 है, ये 57.5 है, ठीक है। और ये एंगल कितना होगा आपका, 90 minus 57.5, भाई साहब 32 आएगा, 32.5 है, ठीक है, ये 32.5 है, तो ये वाला एंगल आपका हो गया, रिमेनिंग ये हो गया 57.5 minus 32.5, 15 डिग्री, तो ये 15 डिग्री है, ठीक है, ये 15 होगा और ये कितना होगा, आपको एंगल कौन सा निकालना था, आपको निकालना था 15 नहीं होगा, 25 तो होगा। फिर तो 25 डिग्री हो जाएगा। 25 आ रहा है, 25 हो गया ये, तो आपको जो एंगल निकालना है बेसिकली, आपको या तो ये वाला एंगल निकाल लो, नहीं ये वाला नहीं, ये वाला है ना, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे, तो ये वाला एंगल निकालेंगे, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 minus 25, यस, तो 90 minus 25 कितना आएगा, 65। 65 आ रहा है, ओके, तो ये वाला एंगल पूछ रहे होंगे, और या फिर कौन सा पॉसिबिलिटी बनती है फिर, सब वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड का पूछ रहे हैं ना। अच्छा इंसिडेंट और, देखिए ये भी इंसिडेंट ही तो है, इसको फॉरवर्ड किया गया ना, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, मैंने ये वाली, सर नीचे भी हो गया रिफ्लेक्टेड तो। ओह सॉरी, रिफ्लेक्टेड ही है, तो ये वाला एंगल पूछ रहे हैं,
ठीक है, तो ये देखो कितना एंगल आ रहा है, ये कितना आएगा 65, ऐसे तो 90 है। आंसर मैच नहीं होगा 90 तो आंसर में फिर आंसर मैच नहीं करेगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यानी 280 + 90 2IP + 90 होगा, ये आपका हुआ, ये 2IP तो ये हुआ प्लस 90 ये। हाँ, तो फिर ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन बेटर ये होता है कि मैंने अगर ऐसा पूछा जाता तो आंसर यही माना जाता है उसमें। और ठीक है, चलो इस केस में अगर मैच नहीं कर रहा तो वी कैन टेक दिस एज द एंगल विद इन द, मतलब ये वाला एंगल दिया गया है, तो ये 2IP है और ये 90 है, टोटल एंगल आपका 2IP + 90 ये लिया है इन लोगों ने। हालांकि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर, बट ठीक है, कोई ना कोई ऑप्शन तो निकालना ही है आपको। ठीक है, क्लियर हुआ ये सबको? सबको क्लियर हुआ? आंसर क्या है? आंसर इसका दिया हुआ ये वाला जो ई है। 65 क्यों नहीं था? बेटर 65 ही होना चाहिए, बेटर आंसर तो इसमें ये मैंने ये दिया हुआ है। आई डोंट नो, गलत है मेरे ख्याल से, देखा तो 65 ही आंसर होगा। लेट मी चेक कौन सा गया। मेरा भी 65 ही आ रहा था। हाँ, बेटर तो 65 ही है। 205 है। कंपटीशन में अगर 65 ही लिखूंगा मैं तो। 205 ऐसे आया कि ये जो रे आ रही है, इन लोगों ने ये एंगल मान लिया है, ये रे इंसिडेंट रे आ रही है और ये रिफ्लेक्टेड है। इनके बीच में एंगल निकालने के लिए इन दोनों के बीच में एंगल निकाला पहले, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, वो 2IP हो जाएगा, IP + IP, IP + IP। तो 2IP एंगल इसको मान लिया उन्होंने, 90 इसको मान लिया, तो ये एंगल बोल रहे हैं कि दोनों के बीच में हुआ, विच इज आई डोंट थिंक करेक्ट है। ठीक है, तो अगर मेरे को कंपटीशन में आएगा तो मैं तो 65 लगाऊंगा वैसे। इसको जो वेक्टर फॉर्म में देखें तो 65 शुड बी द राइट आंसर, ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। सिर्फ 25 होगा ना, 65 तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड के बीच में होगा। 25 सॉरी, हाँ फिर 25 आना चाहिए आंसर, लेकिन 25 इसमें ऑप्शन में है नहीं, फिर आपको कोई ना कोई लगाना पड़ेगा, फिर तो नहीं लगा सकते हम ना, तो 205 बेटर है। फिर 205 लगा सकते हो। ऐसा कई बार हो जाता है पेपर में। चलो, बेसिकली मैंने एंगल का आइडिया तो होगा कि एंगल किसके बीच में कितना होता है। मैंने 90 कहाँ पे होता है, IP 2IP, बेसिकली वो होता है कि आपको ये फिगर क्लियर हो। अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है आपका कि द ब्रूस्टर एंगल फॉर अ ग्लास एयर इंटरफेस इज, मैं सीधे लिख देता हूँ, 54.74 degree if ray of light going from air to glass strikes at an angle of 45 degree, then angle of refraction is never given that 4.74 degree is √2. Option is 60 degree, 30 degree. Yeah. ऑप्शन बी B क्या है? पीस 30 डिग्री, यस। इसमें दिया हुआ है, हाँ पीस 30 डिग्री।
फॉर्मेट वाला जो कॉलम नहीं आता उसकी वीडियो में खुला हुआ ray of light going from air to glass strike at an angle of incidence 45 degree, ये 45 है, then angle of refraction is, ये बताना आपको, और न्यू निकालोगे तो उससे आ जाएगा, ये कुछ और सोच लो। आईपी दिया हुआ है आपको, ये आईपी है, ये 90 है या नहीं, तो आइए तो आंसर क्या निकालना है इसमें, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, ये 90 नहीं होगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा। देखो सब लोग निकालें कितना आएगा, मैं भी ट्राई करता हूँ। तो रूट 2 दिया हुआ है, तो ये रूट 2 दिया हुआ है, तो 1/√2 आ गया, तो √2 sin r, तो ये 1/2 इक्वल टू sin r आ गया, तो sin r तो 30 आ गया इससे, तो ठीक है। बाकी लोग निकाल पाते थे, सर एक जगह गलती हो गई, मैं चेक कर रहा हूँ। चेक करो, निकालो सब लोग, खुद निकालो जल्दी। सर इसके बाद ब्रेक है, सॉरी सर अभी ब्रेक है वहाँ। ब्रेक, हाँ ब्रेक है इसके बाद, अभी एक पॉइंट लिखा रहा हूँ, ब्रेक है। डन सर। डन, तो सबको क्लियर है मेरे ख्याल से। सही, आईपी Yes, और इंसिडेंस एंगल में क्या फर्क है? आईपी पे पर्टिकुलर एंगल होता है, जैसे आपने बोला 45 डिग्री पे डाला हमने रे को, तो आईपी पे तो डाला, आईपी तो ज्यादा है इससे, तो अगर आप आईपी पे डालते तो ये परपेंडिकुलर होती है आपस में रे, एक तो ओके सर, ओके। है ना, इस केस में तो परपेंडिकुलर होती है रे आपस में, और दूसरा क्या होता कि जो आपकी लाइट निकलती है ये वाली लाइट पोलराइज होती है, इस केस में ना तो ये पोलराइज होगी और ना ये परपेंडिकुलर होंगे आपस में, ये दोनों रे, ये फर्क ओके है, सर। ठीक है। लास्ट है इसमें जो है यूज ऑफ पोलराइड, तो ये आपको कई सारे पोलराइड के जो है यूजेस हैं या पोलराइज लाइट के यूज हैं, तो ये आपको खुद करना है। मैं एक दो बता देता हूँ क्या होता है, जैसे कि आपके कार की वो होती है जो कि आगे ग्लास व्लास होता है, उसमें ट्राई करते हैं हम लोग कि कार की जो ग्लास है और जो लाइट है, जो हेडलाइट है सामने वाली गाड़ी की हेडलाइट, उनकी आपस में जो एक्सिस हो कांच के, वो क्रॉस हो, तो कम से कम लाइट जो है अंदर आए कार के। जब सामने से लाइट गिर रही होती है तो कांच के अंदर जो है कम से कम घुसे, ताकि आप ड्राइवर की आंखों पे न चुभे, तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप वगैरह में पोलराइड वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, ग्लेयर वगैरह रोकने के लिए। फोटोग्राफी में यूज़ करते हैं, क्लाउड है ना, जहाँ का क्लाउड की फोटो लेंगे, एलसीडी स्क्रीन में होता है, एलसीडी स्क्रीन में उसका यूज़ है ना, और भी कई जगह यूज़ है। तो ये एलसीडी, फोटोग्राफी, कार, विंडशील्ड है, तो ऐसी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो आपको खुद देखने इसके जो है क्या क्या यूजेस हैं, तो ये डू यूर सेल्फ है, उसको खुद देखना क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है पोलराइजेशन टॉपिक खत्म कर दिया। अब इससे पहले जो टॉपिक था वो मैंने किया नहीं था अभी, वो था डिफ्रैक्शन। ये डिफ्रैक्शन और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत एक जैसे दिखते हैं, तो मैं थोड़ा सा गैप आ जाए ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। तो अब अगली क्लास में हम लोग जो है, जो आपकी होने वाली है, उसमें हम करेंगे डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं अभी, कितना बज रहा है, 5:45 होगा मेरे ख्याल से, 50 हो गया, तो ठीक है, आप गैप ले लो, 6:10 पे मिलते हैं हम लोग, ठीक है, 6:10 पे। ओके सर। यस सर। चलो तब तक के लिए ब्रेक।